हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है मानव में जनन और अभी तक हम डिफरेंट टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर हम नर जननांग, उसमें स्पर्म की स्ट्रक्चर, मादा जननांग, उसके बाद उसमें ओवम की स्ट्रक्चर, ओवम का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है उसको हम oogenesis बोलते हैं, अलग अलग स्टेजेस के द्वारा होता है। ओवेरियन साइकिल हमने समझा, उस ओवेरियन साइकिल को कंट्रोल करने के लिए या स्पर्म के निर्माण को कंट्रोल करने के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन सिस्टम काम करता है। तो आज हम वही पढ़ेंगे युग्मक जनन में गैमीट फॉर्मेशन के समय या मेल गैमीट के अंदर कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं और फीमेल गैमीट में कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं। नर युग्मक जब बनते हैं जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं, और मादा युग्मक में जिसको अंडाणु बोलते हैं, उसके द्वारा हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है सारा कुछ। वो हार्मोन कैसे कंट्रोल होते हैं, किस प्रकार से होता है, तो वो हम समझेंगे आज। हार्मोन सिस्टम जो होता है मेनली हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है या पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि के डोर्सल पार्ट पे, पृष्ठ भाग पे एक और एंडोक्राइन या अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है, हाइपोथैलेमस, इसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मतलब कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ये मास्टर ग्रंथि की भी मास्टर ग्रंथि होती है क्योंकि इसके द्वारा विभिन्न हार्मोन्स को कंट्रोल करने के, पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। यदि हम जननांगों की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें, तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है GnRH। इसका पूरा नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसको बोलते हैं जननांग रिलीजिंग हार्मोन, जननांग मोचक हार्मोन, मतलब जननांगों से संबंधित हार्मोन को कंट्रोल किया जाता है। GnRH हार्मोन क्या होता है, ये स्रावित होता है जब प्यूबर्टी आ जाती है। प्यूबर्टी मीन्स यौवनावस्था के अंदर क्या होते हैं, ये हार्मोन स्रावित होता है। GnRH हार्मोन क्या करेगा, ये पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर पीयूष ग्रंथि पूरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो पीयूष ग्रंथि के जो आगे वाला भाग है या अगर पीयूष ग्रंथि, जिसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, इंग्लिश में, हिंदी में इसको एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं वैसे अगर पीयूष ग्रंथि, और साइंटिफिक भाषा में इसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। पश्च पीयूष ग्रंथि को हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, और या फिर उसको पश्च पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। तो हमारा जो कंसंट्रेशन, हमारा जो दिमाग है, इसके ऊपर हमने कंसंट्रेट करना है अगर पीयूष ग्रंथि। अगर पीयूष ग्रंथि यदि वो मेल में है तो उसके द्वारा भी दो हार्मोन सिक्रेट होंगे। GnRH क्या करेगा, इन दो हार्मोन के रिलीज करने को प्रेरित करेगा। प्रेरित करेगा मतलब कि उन्हें एनहेंस करेगा, उन्हें प्रेरित करेगा। तो GnRH हार्मोन जो होगा वो नर प्राणी के अंदर अगर पीयूष ग्रंथि से फिर दो हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करेगा। ये दोनों हार्मोन जाएंगे कहाँ पर, टेस्टीज में। क्यों, जननांग कौन से हैं इसके, गोनेड्स, नाम भी क्या है इसका, गोनेडोट्रोपिन। तो गोनेड्स तक पहुंच गया। गोनेडोट्रोपिन को कंट्रोल करने के लिए उसने, हाइपोथैलेमस ने GnRH हार्मोन भेजे। उसने अगर पीयूष ग्रंथि को कहा भी गोनेडोट्रोपिन से संबंधित हार्मोन रिलीज करो, तो उसके पास दो हार्मोन थे, FSH और LH। FSH का पूरा नाम है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसको हिंदी और इंग्लिश में एक ही नाम बोलते हैं, FSH फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फॉलिक्यूलर उत्तेजक हार्मोन, और इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दोनों हार्मोन टेस्टिस के पास जाते हैं। हमने टेस्टिस की स्ट्रक्चर समझी, हमने वर्षण की स्ट्रक्चर को समझा। उसके अंदर पाई जाती है वर्षण जनन नलिकाएं या शुक्र जनन नलिकाएं। जिसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उसके अंदर मेनली दो कोशिकाएं होती हैं। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर पाई जाती है सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली सेल्स, और उसके साथ उसमें पाई जाती है जर्मिनल एपिथेलियम।
जनन उपकला कोशिकाएं, और उन शुक्र जनलिकाओं को घेरने के बाद चारों तरफ उसके पाई जाती है अंतराली कोशिकाएं। इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेल, अंतराली कोशिकाएं या इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स, अंतराली कोशिकाएं, या इसको लीडिंग कोशिकाएं भी कहते हैं, हमने डिटेल में स्टडी की थी। लीडिंग सेल्स, लीडिंग सेल्स पाई जाती है। तो टेस्टिस के अंदर जो FSH है, FSH क्या करता है, ये जर्मिनल एपिथेलियम या जनन उपकला कोशिकाओं से क्या बनाता है, स्पर्मेटोगोनिया के निर्माण को प्रेरित करता है। स्पर्मेटोगोनिया के निर्माण को प्रेरित करता है, और साथ साथ में ये सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा उसको पोषण को भी उत्तेजित करता है, जिससे स्पर्मेटोगोनिया जो होंगे वो किस में बदल जाएंगे, स्पर्मेटोसाइट में बदल जाएंगे। इसको कंट्रोल कौन करेगा, FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके साथ साथ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होगा वो क्या करेगा, लीडिंग कोशिकाओं को, इंटरस्टिशियल कोशिकाओं को हार्मोन सिक्रिएट करने के लिए प्रेरित करेगा, और वो हार्मोन होगा एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रिएट करने के लिए, स्रावित करने के लिए उत्तेजित करेगा, जिसको हम नर हार्मोन या द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के जो करैक्टर होते हैं उसके द्वारा ये उत्पन्न करेगा। तो FSH तो क्या करेगा, युग्मक निर्माण में, गैमेट फॉर्मेशन में गैमेट बनाएगा, युग्मक बनाएगा, जो स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस होता चला जाएगा। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, एंड्रोजन हार्मोन क्या करेगा, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण को प्रेरित करता है। मतलब कि ये FSH और LH का किसका काम हुआ, नर व्यक्ति के अंदर या नर प्राणी के अंदर किस प्रकार से ये हार्मोन अपना काम करते हैं। तो ये हार्मोन जैसे ही स्पर्म का निर्माण ज़्यादा हो जाता है तो इसको नेगेटिव फीडबैक देता है, किसको, पीयूष ग्रंथि को। जब स्पर्म का निर्माण ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, पीयूष ग्रंथि को क्या देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। ये नेगेटिव फीडबैक यहाँ देगा तो ये इसको नेगेटिव फीडबैक यहाँ देगा, जिसके कारण इसके हार्मोन की स्रावण की मात्रा कम हो जाएगी। यदि स्पर्म की मात्रा कम है तो इसको पॉजिटिव फीडबैक देगा। पॉजिटिव फीडबैक इसको देगा अगर पीयूष ग्रंथि को, अगर पीयूष ग्रंथि फिर इसको स्रावित करेगी तो इसके द्वारा लगातार फिर हार्मोन जो होंगे वो अधिक मात्रा में स्रावित होंगे। तो FSH युग्मक निर्माण को प्रेरित करता है, LH हार्मोन अंतराली कोशिकाओं के लिए द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के निर्माण को प्रेरित करता है। ये तो काम था हार्मोन का, मेल के अंदर या नर युग्मकों निर्माण किस प्रकार से होता है वो समझा हमने। इसी तरीके से फीमेल के अंदर भी क्या होते हैं, ये हार्मोन अपना काम करते हैं। तो हम फीमेल का अलग से समझते हैं क्या होता है इसमें। फीमेल में क्या है, थोड़ा सा केस अलग हो जाता है। फीमेल में ऊगोनिया सेल पहले से ही बनी होती है, मतलब कि ऊगोनिया सेल जो होती है वो पहले से बनी होती है। उस ऊगोनिया सेल के लिए FSH, वही नाम है सेम, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हार्मोन सिक्रिएट होते हैं। मैंने बताया कि प्यूबर्टी के समय यहाँ पर ये पूरा स्पर्म का निर्माण करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऊगोनिया सेल जो होगी पहले से बनी हुई है, क्योंकि बिफोर चाइल्ड बर्थ, ये पहले से ही है, बिफोर चाइल्ड बर्थ। तो यहाँ पर ये दोनों सेल जो होती है उसका काम थोड़ा सा अलग होता है। ये कहलाता है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, जो ऊगोनिया सेल है या जो अंडाणु कोशिका है, जिससे अंडाणु कोशिका बनती है, ऊगोनिया सेल को क्या करता है, ये मैच्योरेशन और ग्रोथ के लिए प्रेरित करता है। साथ में ये क्या करता है, उसके चारों ओर फॉलिकल्स का निर्माण करता है, फॉलिकल्स का निर्माण करता है, जो हमने समझा भी था, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल। तो उनके निर्माण को ये क्या करता है, प्रेरित करता है ऊगोनिया सेल के लिए। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उन फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा, या ओवेरियन हार्मोन बोलते हैं इसको,
क्योंकि ये ओवेरी से ही क्या निकलता है, सीक्रेट होता है। जिस तरह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टी के लिए एंड्रोजन हार्मोन सीक्रेट करता है, इसी तरह से ये ओवेरियन हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन ये तो क्या करेगा, गैमीट की फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम ओवम प्लस ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण करेगा। पूरा जो प्रोसेस हमने समझा था पिछले वीडियो में, किस प्रकार ये ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं, तो वहाँ के निर्माण को ये प्रेरित करता है। ये क्या करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करेगा। जिस तरह से यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अंतराली कोशिकाओं के द्वारा द्वितीयक लैंगिक लक्षण एंड्रोजन हार्मोन सीक्रेट हो रहे थे, उसी तरह से ये भी क्या करेगा, फीमेल के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को क्या करेगा, ये एनहेंस करेगा। तो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो उसकी फीमेल होने का पता चलते हैं, भी उसमें ये मेल के कैरेक्टर हैं। ये नर आदमी जो व्यक्ति के लक्षण होंगे वो दिखाई देगा, दाढ़ी मूंछ का होना, मांसपेशियों का मजबूत होना, और ये फीमेल के कैरेक्टर को एनहेंस करेगा, आवाज़ का बारीक होना। ठीक है, तो इस तरह के कैरेक्टर जो होंगे वो यहाँ पर मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करेगा। अब ये दोनों हार्मोन अपने साथ साथ काम करते हैं। इसके साथ साथ क्या होते हैं, जैसे जैसे ये ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होती चली जाती है, इसके द्वारा एक और हार्मोन सीक्रेट होना शुरू हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल से, इसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, जो कंट्रोल होता है कब, जब ग्राफियन फॉलिकल से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कब सीक्रेट हुआ, जब ये ओवम फर्टिलाइज हो जाएगा। तो प्रोजेस्टेरोन फर्टिलाइजेशन के बाद स्रावित होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन। अब सेम ही कंडीशन है। अब यदि ये प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन ज़्यादा होता है तो एस्ट्रोजन का स्रावण जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि फिर वो वहाँ पर और FSH का स्रावण को बिल्कुल कम कर देता है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो फिर नेगेटिव फीडबैक देता है, इसको एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये इसको नेगेटिव फीड देगी, जिसके कारण FSH और LH का स्रावण जो होता है वो रुक जाता है या कम हो जाता है। FSH का स्रावण तो रुक ही जाएगा, क्योंकि जब एक ओवम एक बार में फर्टिलाइज हो गया तो फिर दूसरे ओवम को डेवलप करने की आवश्यकता नहीं होती है, तब तक FSH का स्रावण भी रुक जाएगा और LH का स्रावण, ओवेरियन साइकिल भी रुक जाएगा। फिर वो क्या प्रेगनेंसी हार्मोन जो होगा प्रोजेस्टेरोन के सीक्रेशन को ग्राफियन फॉलिकल किस में बदल जाएगी, कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम के द्वारा क्या होगा, ये फिर स्रावित होना शुरू हो जाएगा। और यदि निषेचन नहीं होता है तो फिर ये वापस नए साइकिल को चलाएगा। तो ये साइकिल बार बार रिपीट होगा, जबकि मेल के अंदर ये कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती, सीधे ही लगातार उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है और लगातार उसमें FSH और LH से निर्माण होता रहता है। यदि स्पर्म का निर्माण ज़्यादा हो गया तो FSH का स्रावण कुछ टाइम के लिए रुक जाता है, और जैसे स्पर्म का निर्माण कम होता है तो FSH वापस स्रावित होता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सी कंडीशन डिपेंड करती है फीमेल के लिए, क्या ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल ने ओव्यूलेट किया नहीं किया, उसके अकॉर्डिंग वो कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन करेगी, तो इनका सिक्रेशन रुक जाएगा, इनका स्रावण रुक जाएगा। ये तो पूरा प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो एक NCERT की बुक में एक ये ग्राफ दे रखा, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग समझें कि फीमेल के अंदर जो हार्मोनल कंट्रोल है वो कैसे कैसे होता है। तो हम पहले समझें कि जो ओवेरियन हार्मोन है, जिसको हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं, तो ओवरी के अंदर ही ये कार्पस ल्यूटियम पाई जाती है और ओवरी के अंदर ही ये ग्राफियन फॉलिकल पाई जाती है। तो ग्राफियन फॉलिकल से लगातार एस्ट्रोजन स्रावित होता रहेगा, लगातार वो क्या करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को स्टोर करता रहेगा, जो फॉलिकुलर सेल उसके ऊपर बनेगी। और यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम में बदलती है, और कार्पस ल्यूटियम फिर क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन का स्रावण कर देता है। यदि वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर दोबारा से वो साइकिल दोबारा चलता रहता है, FSH का भी और LH का स्रावण दोबारा चलेगा तो साइकिल दोबारा चलेगा। अगर पीयूष ग्रंथि क्या करती है, दो हार्मोन स्रावित करती है, FSH और LH, लेकिन उसका लेवल जो होता है वो शुरू में
कम होता है, जिसको हम मेनेस्ट्रुअल साइकिल के अंदर पढ़ रहे हैं। मेनेस्ट्रुअल साइकिल की ये फर्स्ट डे है और मेनेस्ट्रुअल साइकिल का ये 28th डे है। ये मेनेस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे है, ये 28th डे है, तो ये फर्स्ट टू 28th। तो उसके अकॉर्डिंग अगर पीयूष ग्रंथि से शुरू में फर्स्ट डे से FSH और LH का स्त्रवण बहुत कम होगा, लेकिन जैसे जैसे ओजेनेसिस या उसके प्रोसेस को बढ़ाया जाएगा तो उसके चारों ओर फॉलिकुलर सेल्स बननी शुरू हो जाएगी, ग्राफिन फॉलिकल बन जाएगी। ग्राफिन फॉलिकल के समय ग्राफिन फॉलिकल जब मैच्योर हो जाएगी तो दोनों हार्मोन का लेवल हाई होता है। दोनों हार्मोन का लेवल हाई होता है तो उस समय क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, अंडोत्सर्ग होगा। और अंडोत्सर्ग होने से हमने पिछली वीडियो में समझा भी था कि वो ओव्यूलेशन जो होता है वो सेकेंडरी oocyte के रूप में होता है और वो ओव्यूलेशन रेस्टिंग स्टेज में रहता है मेटाफेज में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो एनाफेज में रहता है, लेकिन वो मेटाफेज की स्टेज में ही रहता है। उसमें थोड़ी सी करेक्शन है अपने लिए कि वो मेटाफेज स्टेज में क्या करता है, वो अपने आप को ओव्यूलेट करता है और उसके बाद उसमें आगे डिवीज़न होता है जब निषेचन हो जाता है। तो ग्राफिन फॉलिकल ओव्यूलेट करती है तो उन समय दोनों हार्मोन का लेवल हाई होता है। अब जैसे ही ओव्यूलेट हो जाता है, ओव्यूलेशन के बाद यदि फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे ये कंडीशन कहाँ है, इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, यदि निषेचन आ जाता है, निषेचन हो जाता है तो दोनों हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल का हार्मोन जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, प्रेगनेंसी हार्मोन या प्रसव अवस्था की हार्मोन। ये हार्मोन का लेवल है अगर पीयूष ग्रंथि का, ये हार्मोन का लेवल है ओवेरियन हार्मोन का, जिसके अंदर हम एस्ट्रोजन निकलते हैं। ये दोनों हार्मोन भी ओवेरियन, लेकिन ये इसको पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं, जबकि एक हार्मोन ओवरी के द्वारा स्रावित होता है, इसको हम एस्ट्रोजन बोलते हैं। एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को एनहांस करता है। अब यहाँ पर जो गर्भाशयी भित्ति है, जो यूटेराइन चेंजेस है, उसमें क्या आता है, गर्भाशय के मैंने आपको बताया था यूटेराइन के चारों ओर 3 वाल पाई जाती है। बाहर की तरफ पेरीमाइट्रियम, फिर मायोमाइट्रियम और एंडोमाइट्रियम, मतलब कि बाहरी, मध्य और आंतरिक झिल्ली उसके अंदर पाई जाती है। तो ये सारे चेंजेस जो हैं वो एंडोमाइट्रियम है। एंडोमेट्रियम में मेनेस्ट्रुअल स्टेज की फर्स्ट के अंदर जब हार्मोन का लेवल कम है तो यूटेराइन वाल जो होती है वो बारीक रहती है, पतली रहती है। मेनेस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा लगातार ये वाल जो होती है वो डीजनरेट होती रहती है और वाल जो होती है पूरी की पूरी दोबारा नहीं बनती है। तो धीरे धीरे इस वाल की फॉर्मेशन होती है। आंतरिक झिल्ली जो है, आंतरिक वाल जो है, आंतरिक जो दीवार है गर्भाशय की आंतरिक दीवार, वो उसकी दोबारा से फॉर्मेशन होती है। जैसे जैसे हार्मोन का लेवल बढ़ता चला जाता है, इस गर्भाशय दीवार की मोटाई बढ़ जाती है। मोटाई बढ़ने का मतलब क्यों है, क्योंकि जब तक ये गर्भाशय की ये दीवार मोटी नहीं होगी तब तक वहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद वहाँ पर एम्ब्रियो वहाँ पर उसके साथ जुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो एम्ब्रियो को वहाँ पर क्या करती है, आपस में अटैच करती है। तो जितनी दीवार मजबूत होगी एम्ब्रियो उतनी ही मजबूती के साथ उस दीवार के साथ जुड़ा होगा। दीवार यदि कमज़ोर होगी, जो गर्भाशय दीवार कमज़ोर होगी, तो एम्ब्रियो अटैच नहीं हो पाएगा और वहाँ पर वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा गर्भाशय के अंदर। तो ये हार्मोन क्या करते हैं, उस गर्भाशयी दीवार को, यूटेराइन की जो वाल है उसके अंदर वृद्धि करते हैं। जब ओव्यूलेशन के समय ये हाईएस्ट मोटाई पर होता है। ओव्यूलेशन के बाद यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये दीवार इसी कंडीशन में रहती है, मोटाई इसी कंडीशन में रहती है और वहाँ पर एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है। और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये दीवार फिर क्या होती है, शरीर से अलग हो जाती है और फिर बार नई दीवार बनती है, नई यूटेराइन वाल जो होती है एंडोमेट्रियम, दोबारा से फॉर्मेशन होती है और एक नया मेनेस्ट्रुअल साइकिल या इसको बोलते हैं हम रज चक्र नया स्टार्ट होता है। इस तरह से ये कंडीशन जो होती है वो बदलती रहती है। तो मेनेस्ट्रुअल साइकिल के मिड पीरियड में ये सारा कुछ चेंजेस होते हैं। इस तरह से अंडाशय चक्र, ओवेरियन साइकिल क्या होता है, ओवेरियन साइकिल हमने समझा भी था पिछले वीडियो में, किस प्रकार ओवरी में एक प्राइमरी फॉलिकल बनती है। प्राइमरी फॉलिकल जो होती है वो उसके चारों ओर इस हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा उसके चारों ओर फॉलिकल्स का निर्माण होता है और अंत में वो किस में बदल जाती है, ग्राफिन फॉलिकल में बदल जाती है। ग्राफिन फॉलिकल क्या करता है, अंत में हाईएस्ट रेट पर जब ये दोनों हार्मोन FSH और LH उच्च मात्रा में स्रावित होते हैं तो वो ओव्यूलेट करता है। ओव्यूलेट करते ही ग्राफिन फॉलिकल जो होती है वो किस में बदल जाती है,
कार्पस ल्यूटियम बदल जाती है और ओव्यूलेशन के द्वारा वो निषेचन हो जाता है और निषेचन होकर कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ाना शुरू कर देता है। फिर आता है ये कार्पस ल्यूटियम जीवित रहेगी। कार्पस ल्यूटियम यदि निषेचन हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम जीवित रहेगी, निषेचन यदि नहीं होता है तो ये लेवल के आधार पर कार्पस एल्बिकेंस बन जाता है और कार्पस एल्बिकेंस बनने के बाद वो शरीर से वो भी बाहर हो जाता है। तो यूट्राइन वाल और कार्पस एल्बिकेंस एक साथ ही शरीर से अलग होते हैं और फिर एक नया ओवेरियन साइकिल दोबारा से जनरेट होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल से पहले की अवस्था को हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। क्यों? क्योंकि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन उस सेल के चारों ओर जो oocyte बनती है उस oocyte के चारों ओर वसा का जमाव शुरू कर देता है, फैट का जमाव शुरू करता है, उसको हम वॉलिकल्स बोलते हैं। फिर वो ग्रेनुलोसा लेयर बनती है, जोना पेलुसिडा बनता है, फिर उसकी कोरोना रेडिएटा बनता है, फिर उसके चारों ओर ग्रेन्यूल्स कोशिकाएं, फिर थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना, वो सारी यहाँ पर बन जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर फेज। फिर उसके बाद आता है कार्पस ल्यूटियम। तो कार्पस ल्यूटियम की अवस्था को हम बोलते हैं ल्यूटियल अवस्था, मतलब कि वो ल्यूटियल अवस्था हो जाती है। फॉलिकुलर फेज यहाँ रुक जाती है, अब नए फॉलिकल नहीं बनेंगे, निषेचन का वेट करेंगे, निषेचन यदि हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो दूसरी बार नए साइकिल को, नए oogonia सेल को वहाँ पर डेवलप करना शुरू कर देती है। तो ये हार्मोन का लेवल कब ज़्यादा होता है, एस्ट्रोजन का लेवल कब ज़्यादा है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कब जाता है, FSH जब तक ओव्यूलेट नहीं है तब तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो है, जैसे ही ओव्यूलेशन हो गया प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई हो गया, क्योंकि वो प्रेगनेंसी को, निषेचन को देखकर वो हार्मोन सिक्रीट किया जाता है और वो फिर कार्पस ल्यूटियम के द्वारा ही सिक्रीट होता है। तो ये हार्मोनल चेंजेस हैं, किस प्रकार पीयूष ग्रंथि के द्वारा ये हार्मोन कंट्रोल किए जाते हैं और वो हार्मोन लगातार ओवेरियन साइकिल को और oogenesis या स्पर्मजेनेसिस oogenesis मतलब कि अंडाणु जनन को और शुक्राणु जनन को किस प्रकार प्रेरित करते हैं, किस प्रकार से उसके अंदर चेंज जाते हैं। तो ये इतना ही है। NCERT की बुक में एक ग्राफ दे रखा है, उस ग्राफ को मैंने थोड़ा सा चेंज करके बनाया है। उस ग्राफ के द्वारा आसानी से एक पूरे चार्ट के द्वारा समझ सकते हो किस प्रकार हार्मोन है वो सीक्रेट होते हैं और हार्मोन कंट्रोल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हार्मोन के लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसके अंदर हम ओवम की स्ट्रक्चर को समझेंगे और उसके बाद हम समझेंगे फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है। धन्यवाद।